नमस्कार। पिछले वीडियो में आपसे बात हुई थी कि जो PIL लगाई गई है राजस्थान हाई कोर्ट में, और जिसमें एक चीज़ और कही गई थी कि जब संगठन की ओर से ऑलरेडी एक PIL लगा रखी है तो क्या किसी को व्यक्तिगत तौर पर भी केस दर्ज करना चाहिए, क्या उससे कुछ सेपरेट बेनिफिट होता है, या जो PIL लगाई है वही अपने आप में सफिशिएंट है, और अगर उसमें कोई भी फैसला फेवर में आता है तो वो सभी जो इन्वेस्टर्स हैं या जिसका भी पैसा सोसाइटी में फंसा हुआ है, रुका हुआ है, वो उन सब पर वो फैसला लागू होगा। तो इस बात पर आपकी क्या राय है, इस पर आप बताइएगा। इसके अलावा जो ट्विटर पर हमारा अभियान जोरों पे है, आज एक वक्त में हमारा जो ट्रेंडिंग में है, नेशनल ट्रेंडिंग में टॉप में था हमारा आदर्श सोसाइटी का जो ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर हैशटैग है उसका। और डेफिनेटली हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक निश्चित टाइम जोन जो सभी को मिल चुका होगा आपको व्हाट्सएप के ज़रिए, उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप व्हाट्सएप ट्वीट करेंगे तो उसमें ट्रेंडिंग का बेनिफिट और ज़्यादा हमें मिल पाएगा। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि कुछ एक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हमारे कुछ साथियों ने ये इच्छा जाहिर की, उन्होंने अपनी एक मंशा जाहिर की कि इसे साथ में पढ़ा जाए, जिससे कि मतलब मुझे भी जानने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि वैसे पढ़ते हैं तो अकेले को इतना समझ में नहीं आता, लेकिन किसी के साथ शेयर करते हुए पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और स्पष्ट होता है कि क्या एग्जैक्टली वो कानून कहता है। तो सबसे पहले मैं जो लैपटॉप मेरे सामने है, क्योंकि सब चीज़ें ये एक्ट वगैरह याद रहना तो मुश्किल होता है, तो सामने ही एक्ट लैपटॉप पे। और जो हम आज डिस्कस करेंगे वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे इस पर। ये तकरीबन 15 चैप्टर्स इसमें हैं, और इन 15 चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस दे रखे हैं 126, टोटल 126 सेक्शन है इसमें 15 चैप्टर्स के दरमियान। और जो इसकी प्रस्तावना सबसे पहले है, क्योंकि प्रस्तावना किसी भी एक्ट की बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हिंदी में इस एक्ट को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी प्रस्तावना में जो लाइनें लिखी है कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों से जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है और जो एक से अधिक राज्यों में सदस्यों का हित साधन कर रही है, संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने, जन संस्थाओं के रूप में सहकारिताओं की स्वैच्छिक विरचना और लोकतांत्रिक कृत्यकरण को जो स्वावलंबन और परस्पर सहायता पर आधारित हो, सुकर बनाने और सहकारी सोसाइटियों को आर्थिक और सामाजिक उन्नति के संवर्धन में समर्थ करने तथा कृत्यकारी स्वायत्तता प्रदान करने के लिए और उससे संसक्त या उसके अनुसंगित विषयों के लिए अधिनियम। यानी जो भी सोसाइटी किसी भी स्टेट में अगर काम कर रही है और अगर वो एक से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर जाती है तो वो बहुराज्य सोसाइटी के रूप में होती है। उसके संशोधन करने, संबंधित विधि के समेकन और संशोधन करने, जन संस्थाओं के रूप में सहकारिताओं की स्वैच्छिक विरचना और लोकतांत्रिक कृत्यकरण को जो स्वावलंबन और परस्पर सहायता पर आधारित हो। यानी ऐसे एक्ट जो कि इंडिपेंडेंस के ऊपर जाए और म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए जाए, इंडिपेंडेंस एंड म्यूचुअल बेनिफिट, जिसमें स्वावलंबन और म्यूचुअल बेनिफिट यानी परस्पर सहयोग, ये उनका उद्देश्य सोसाइटी का होना चाहिए। सेक्शन फर्स्ट इसके संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में है, जिसका क्षेत्र जो है संपूर्ण भारत है। लागू होना, ये अधिनियम उन सभी सहकारी सोसाइटियों को जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है और जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व सोसाइटी अधिनियम 1912 के अधीन या किसी राज्य के प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन या बहु एकक सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1942 या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी
अधिनियम 1984 के अनुसरण में निगमित की गई थी और जिनका रजिस्ट्रीकरण ऐसे प्रारंभ के पूर्व रद्द नहीं किया गया और सभी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी पर लागू होगा। सेक्शन 2 में इसकी लागू होने की बात बताई है। तीसरा जो सेक्शन है उसमें अलग अलग डेफिनेशंस हैं, जो एक अलग अलग वर्ड जो भी शब्दावली इसमें यूज हो रही है उसकी डेफिनेशंस इसमें दे रखी है। चौथा जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के अंदर चौथा सेक्शन है केंद्रीय रजिस्ट्रार। तो केंद्रीय रजिस्ट्रार और बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण यानी रजिस्ट्रेशन और केंद्रीय रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रार की जो नियुक्ति है उसके बारे में इसके बारे में बताया है। केंद्रीय रजिस्ट्रार केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटियों का केंद्रीय रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी और केंद्रीय रजिस्ट्रार की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वे ठीक समझें। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की शक्ति के भिन्न ऐसी सोसाइटी और ऐसे विषयों के संबंध में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए जाए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाएगा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो इसमें विनिर्दिष्ट किए जाए प्रयोग में की जाएगी, परंतु राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं किया जाएगा। यानी केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसका केंद्रीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है। सेक्शन 5 कहता है ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी जो रजिस्टर की जा सकती है, यानी किसे रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, कौन सी किस टाइप की सोसाइटीज़ को। किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को इस अधिनियम के अधीन तभी रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जबकि पहला पॉइंट उसके मुख्य उद्देश्य ऐसे हों जिनमें कि एक से अधिक राज्यों के सदस्यों के हित साधक हो सके, यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ मेंबर्स बिलोंग्स टू मोर देन वन स्टेट। उसकी उपविधियों में सहकारी सिद्धांतों के अनुसार स्वावलंबन और परस्पर सहायता के माध्यम से उसके सदस्यों के सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए उपबंध किया गया हो, यानी उनके बायलॉज के अंदर क्लियर हो कि उसमें उनकी इंडिपेंडेंस और म्यूचुअल बेनिफिट का ध्यान रखा गया है जिससे कि उनकी सोशल और फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट किया जाए। दूसरा पॉइंट इसमें आता है लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल इसमें सोसाइटी कर सकेगी। सेक्शन 6 जो कहता है वो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, यानी किस तरह से आप आवेदन इसमें कर सकते हैं रजिस्ट्रीकरण के लिए। इसमें मुख्य बिंदु यही है कि किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी इस सोसाइटी के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार को ऐसे प्रारूप में ऐसी विशिष्टियों सहित जो विहित की जाए आवेदन किया जाएगा, यानी पर्टिकुलर फॉर्मेट में इसका एक आवेदन किया जा सकता है। जिसमें आवेदन में जो मुख्य पॉइंट है किसी ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की दशा में जिसके सभी सदस्य व्यष्टि हैं संबंधित प्रत्येक राज्य में कम से कम 50 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर होगा, यानी जिन जिन स्टेट्स में भी हम इसको काम कर रहे हैं उसमें कम से कम 50 व्यक्ति उसमें होने चाहिए जिनके सिग्नेचर्स उसमें मौजूद हों। पॉइंट नंबर ख जो इसमें आता है सेक्शन 6(2) का, जिसमें किसी ऐसे बहुराज्य सोसाइटी की दशा में जिसकी सदस्य सहकारी सोसाइटियों की है कम से कम ऐसी 5 सोसाइटियों की और से जो उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत नहीं है सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर होगा। थर्ड पॉइंट है इसमें किसी ऐसे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की दशा में जिसके सदस्य को कोई अन्य बहुराज्य सरकारी सोसाइटी और अन्य सहकारी सोसाइटियां है, ऐसे प्रत्येक सोसाइटी के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित होगा, परंतु इस खंड में निर्दिष्ट सहकारी सोसाइटियों में से कम 2 सोसाइटी ऐसी होगी जो एक ही राज्य में रजिस्टर नहीं है। चौथा पॉइंट इसमें आता है ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की दशा में जिसके सदस्य सहकारी सोसाइटियों या बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों और व्यष्टि हैं,
इस चौथे पॉइंट का पॉइंट सब सेक्शन 1 है, जो 2 राज्य या उससे अधिक की इसमें इम्पोर्टेंस दे रखी है कि 2 राज्य या उससे अधिक से प्रत्येक में 50 व्यक्तियों द्वारा जो व्यष्टि हो, और 2 राज्य उससे अधिक में प्रत्येक में कम से कम एक सहकारी सोसाइटी या एक बहुराज्य सोसाइटी द्वारा हस्ताक्षरित होगा। आवेदन के साथ बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की प्रस्तावित उपविधियां की 4 प्रतियां होगी। ऐसे व्यक्ति द्वारा या जिनकी ओर से ऐसा आवेदन किया जाता है सोसाइटी के संबंध में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेंगे जिसकी केंद्रीय रजिस्ट्रार अपेक्षा करे। यानी मांगी गई जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स को पूरे करते हुए ये आवेदन इसमें किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कि जैसे ही आवेदन मिलता है, आवेदन इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों का पालना करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रस्तावित बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी इस मूल आधार को पूरा करती है कि उसके उद्देश्य एक से अधिक राज्यों के सदस्यों के हित साधन के लिए किया गए हों। थर्ड पॉइंट है, उसकी उपविधियों में सहकारी सिद्धांतों के अनुसार स्वावलंबन और परस्पर सहायता के माध्यम से उसके सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए उपबंध किया गया है। थर्ड पॉइंट, प्रस्तावित उपविधियां इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है तो वह बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी और उसके उपविधियां को रजिस्टर कर सकेगा। यानी इसका भी पॉइंट वही है कि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए है उसके अनुसार ही होना चाहिए, विपरीत नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, जहां केंद्रीय रजिस्ट्रार किसी बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी को रजिस्टर करने से इनकार करता है, वहां वह इनकार करने वाले ऐसे आदेश को इनकार करने के कारणों सहित यथास्थिति आवेदक या आवेदकों को रजिस्ट्रीकरण की आवेदन प्राप्ति के तारीख से 4 मास के भीतर संसूचित करेगा। यानी उसको अगर रिजेक्ट करना हो तो 4 महीने के अंदर अंदर वो रिजेक्ट कर सकता है और रिजेक्ट कर कारण देते हुए उसको रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर उसको रिजेक्ट नहीं करता है और 4 महीने बीत जाते हैं तो उसको एक्सेप्टेंस की तरह ही माना जाएगा और सरकार को सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन देना होगा। सेक्शन 8, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। तो जैसे वो 120 दिन बीत जाते हैं बिना किसी जवाब के या फिर 120 दिन के भीतर अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना होता है सेंट्रल रजिस्ट्रार को। सेक्शन 9, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का निगमित निकाय होना। यानी ये अपने आप में एक इंडिविजुअल बॉडी हो जाती है। कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी उसका रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर उस नाम से जिससे वह रजिस्ट्रीकृत है निगमित निकाय बन जाएगी और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी। यानी उसकी सील और साइन जो होते हैं उसका उत्तराधिकार भी होंगे, उसके मेंबर्स भी होंगे और उसे स्थावर और जंगम दोनों तरह की संपत्ति अर्जन करने धारित करने तथा उनका व्ययन करने, संविदा करने, वाद और अन्य विधिक कार्रवाई संस्थित करने और उनमें प्रतिरक्षा करने और ऐसे सभी कार्य करने की शक्तियाँ होगी जो उन सभी प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो जिनके लिए उनका गठन किया गया है और उस नाम से वाद लाएगी या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा। सेक्शन 9 का सब सेक्शन 2 कहता है किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व सद्भावना पूर्वक किए गए सभी संव्यवहार रजिस्ट्रीकृत करण के पश्चात इसके रजिस्ट्रीकरण के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए संव्यवहार समझे जाएंगे। तो अभी तक 9 सेक्शन हम पढ़ सकें इसके और उम्मीद करता हूँ कि आपको बोरियत सा महसूस नहीं हुआ हो, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबा लेंगे तो शायद हो सकता है कि नींद भी आ जाए। तो उससे बचने के लिए अब हम आज का वीडियो यहीं पे ही समाप्त करते हैं। इसमें पर्टिकुलरली अगर सेक्शन की बात करूँ तो, और 10वां सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और बायोलॉज से रिलेटेड है, तो वो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम पेंडिंग रखते हैं। ट्विटर पे ट्वीट करते रहिए, क्योंकि अभी हमारे हाथ में सबसे बड़ी ताकत है ट्विटर पे, और जो भी नेशनल लेवल पे हमको जो भी ट्रेंडिंग मिलती है इसमें,
तो वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंचने में सहायक होगा जो इसमें हमको किसी न किसी रूप से सहयोग कर सकते हैं। तो ट्वीट करते रहिए और अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल आप ट्वीट कीजिएगा। 13 जून 2018 तारीख तो याद होगी आपको। उस दिन मैं जैसलमेर में था शाम को, और मेरे पास कॉल आने शुरू हुए कि क्या आपने टीवी देखा। तो बाकी तो उसके बाद की तो हिस्ट्री है। आप भी शायद उन क्षणों को याद करते होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा कमेंट में कि 13 जून 2018 को आप कहाँ थे, और जब आपने ये सुना तो कैसा महसूस किया। पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। इस पहले सुख का आनंद लीजिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।